नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। 2024 का रथ निकाय पथ। 2024 की जंग को जीतने के लिए यूपी के नगर निकायों को जीतने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। टिकट पर चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। सीएम योगी 13 दिसंबर से मथुरा में नगर निकाय चुनाव का शंखनाद कर देंगे। तो समाजवादी पार्टी चाचा शिवपाल के जरिए जीत का प्लान तैयार कर रही है और इसलिए शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। कांग्रेस चाहती है कि विपक्ष मिलकर भाजपा का मुकाबला करे। अखिलेश यादव ने भी विपक्ष को एकजुट होने की अपील की है। तो वहीं एआईएमआईएम भी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर मैदान में है। तो सवाल यह है कि निकाय जीतने के लिए दलों के तर्कश में तीर कैसे हैं, किस मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं और कैसे दूसरों को परास्त करेंगे। क्या 2024 की जंग की एक्सरसाइज निकाय चुनाव में शुरू हो जाएगी? निकाय चुनाव का काउंटडाउन, दलों की क्या है तैयारी? निश्चित तौर से कांग्रेस या मजबूती के साथ इस बार नगर निगम में अपना झंडा गाड़ेगी, बुलंद करेगी। आदरणीय ममता जी, केसीआर साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट बने। भाजपा का लखनऊ में मंथन, टिकट के लिए नेताओं का चिंतन। 13 दिसंबर को मथुरा से सीएम योगी करेंगे शंखनाद। सपा ने भी तैयार किया शिवपाल प्लान। 2024 के लिए निकाय वाला जंग। सपा को शिवपाल, भाजपा को पसमानदा पसंद। 2024 का रथ निकाय पथ, उत्तर मांगे प्रदेश। तो चलिए अब समझते हैं थोड़ा तस्वीर को, आंकड़ों को और हालातों को। सपा भाजपा ने क्या तैयारी की है इसको समझने के लिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले लोग चाहते हैं कि जल्द निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। 48 जिलों की आरक्षण वार्ड की फाइनल लिस्ट नगर विकास विभाग जारी कर सकता है और अभी तक नगर निगम की आरक्षण सूची जारी हुई है। नगर पालिका की आरक्षण सूची भी जारी हो चुकी है। नगर पंचायत की भी आरक्षण सूची आ गई है। इंतजार सिर्फ निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान का है। अब बात कर लेते हैं कि भाजपा का प्लान क्या है। तो भाजपा का प्लान क्षेत्रीय और जिला स्तरीय बैठकों में तय हो रहा है। 18 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में बैठकें हैं और सभी पदों के लिए 3-3 नाम का पैनल बन रहा है। लखनऊ में रणनीति पर चर्चा हो रही है। पसमानदा मुसलमानों को टिकट देने का प्लान यहां पर भी है और 200 सीटों पर पसमानदा मुसलमानों का असर है। 13 दिसंबर को मथुरा में सीएम योगी की सभा है। मथुरा में सीएम प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। मथुरा से नगर निकाय चुनाव का शंखनाद होगा। अब बात कर लेते हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से प्लानिंग कर रही है। तो सपा मैनपुरी की तरह निकाय चुनाव पूरे आक्रामक तरीके से लड़ेगी। पश्चिम में रालोद के साथ मिलकर जीत का प्लान बन रहा है। शिवपाल यादव के साथ मिलकर रणनीति तैयार हो रही है और चुनाव से पहले शिवपाल को बड़ा पद समाजवादी पार्टी दे सकती है। शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। निकाय चुनाव के साथ 2024 की तैयारी है और निकाय चुनाव में शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शिवपाल की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में जोश है और हर सीट के समीकरण पर अखिलेश यादव की नजर बनी हुई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव ने हमला किया है। उन्होंने व्यापारियों के मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष को एकजुट होने की अपील की है। यूपी के साथ धोखा हुआ है, यह कहा अखिलेश यादव ने। और उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी के बहाने व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। यूपी में युवाओं के पास रोजगार नहीं है और मैनपुरी में नेताजी के काम पर लोगों ने वोट दिया, अखिलेश यादव ने कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को एक मंच पर आना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी, सीएम केसीआर, सीएम नीतीश कुमार सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि एक विकल्प बने। देखिए, जो एक्सरसाइज लगातार चल रही है, कभी आपने बहुत दिनों से देखा होगा, आदरणीय ममता जी, केसीआर साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट बने और इसलिए बनना चाहिए कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो अधिकार दिए थे, वो अधिकार धीरे धीरे छीने जा रहे हैं। समाजवाद का नारा देना, राम राज्य की बात करना। और चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे जी हैं, संजय चौधरी हैं प्रवक्ता भाजपा, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला भी लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनुभव, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। तीखा और सीधा हमला अखिलेश यादव ने किया है भाजपा सरकार पर। विपक्षी दलों को एक लाने की बात कही जा रही है। हमले की बात तो अलग है, लेकिन एक आने की स्थिति बन पा रही है क्या कि सभी एक हो जाएंगे, एक मंच पर आ जाएंगे, किसी को अपना नेता मान लेंगे? देखिए अवधेश, जब भी हम कहें कोई इलेक्शन होता है, खासतौर से लोकसभा के चुनाव आते हैं, तो हर बार हमने देखा है थर्ड फ्रंट की बात होती है, तीसरा मोर्चा। तो फिर वही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। और देखिए कुछ समय पहले आपने देखा होगा जब नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई थी, तब भी इस बात पर चर्चा हुई थी। फिर अखिलेश यादव ने आज इस तरीके से कहा कि केसीआर हैं उधर, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, तो ये सभी लोग तो एक साथ, विपक्ष पूरा चाह रहा है कि एक ऐसा मोर्चा बने जो कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीधी टक्कर दे। और अगर आप बात करिए तो अलग अलग अगर हम कहें राज्यों की बात करनी है, जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, वहाँ उनके जरिए कोशिश हो रही है कि बीजेपी को रोका जाए। बिहार में नीतीश कुमार के जरिए कोशिश हो रही है कि बीजेपी को रोका जाए। इसी तरीके से तेलंगाना में केसीआर के जरिए कोशिश हो रही है बीजेपी को रोका जाए। और उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें, वहाँ खुद अखिलेश यादव इस कोशिश में हैं कि कैसे बीजेपी का जो रथ है लगातार जो जीतते चले जा रहे हैं, या फिर हम कहें लोकसभा चुनाव में जो 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने, उसको कैसे रोका जाए। और ये बात तो तमाम सारे नेता जो अपोजिशन के हैं वो यही बात कहते हैं कि सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। पहले भी प्रयास हमने देखे हुए हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जब वक्त आता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सबको लगता है कि भाई हमने यहाँ पर मेहनत की तो हमें उस तरीके से उस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए। तो वो एक वजह रह जाती है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो तीसरा मोर्चा की बात होती है ये सक्सेस नहीं हो पाता। अब इस बार किस तरीके की रणनीति बनेगी, क्या सब लोग एक फोरम पर आएंगे? बिल्कुल, ये सवाल है कि रणनीति बनेगी कैसे और बीजेपी को रोकेंगे कैसे। अब मेहमानों का रुख कर लेते। कीर्ति निधि जी आपके पास आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सपा ही वो पार्टी उत्तर प्रदेश में है जिससे विपक्ष उम्मीद कर सकता है सबसे मजबूत विपक्ष है। लेकिन जब आप रोकने की बात करते हैं तो सवाल यह है कि बीते 2 उपचुनाव आप हारे, तीसरा इसलिए जीते मैनपुरी का क्योंकि नेताजी के नाम पर, नेताजी की श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे गए तो यहां पर वोट मिला। लेकिन हर जगह तो ये फैक्टर नहीं चलेगा, तो कैसे रोकेंगे बीजेपी को? और निकाय पर हम बात करेंगे, लेकिन ये जो रोकने वाली बात है तो क्या आपके पास नया आ गया है कि उससे आप रोक लेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम मैनपुरी जीते तो खतौली भी जीते। और जिस तरीके से रामपुर के अंदर चुनाव हुआ, जिसके लगातार हम कंप्लेंट्स करते रहे इलेक्शन कमीशन को और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बेरोजगारी के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को हराना, अगर किसानों की समस्या पे भारतीय जनता पार्टी को हराना, अगर लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी को हराना है, अगर जिस तरीके से जीएसटी को लेकर के व्यापारियों का उत्पीड़न है उस सवाल पे भारतीय जनता पार्टी को हराना, तो विकल्प सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार उन मुद्दों को टच कर रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जिस तरीके से पिछले 72 घंटे में लगातार उत्तर प्रदेश के व्यापारी तबाह और परेशान हैं, दुकानें बंद करके जीएसटी की छापेमारी से परेशान है, भाग रहे थे जी अखिलेश यादव जी। लेकिन कीर्ति निधि जी ये बताइए कि अगर कोई जीएसटी चोरी कर रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, तो उसको माला पहना दे क्या एजेंसियां? जी, अगर कोई जीएसटी और टैक्स की चोरी कर रहा है तो उसको एजेंसी माला पहना दे क्या? और वो नहीं पहनाएंगे तो आप पहना देंगे जाके? आप समझिए इस बात को, व्यापारी इसलिए नहीं भाग रहा है। जीएसटी में जो जीएसटी के दौरान छापेमारी में अफसरों को नहीं, यही तो आप इत्र वाले मामले भी कह रहे थे ना, 496 करोड़ जमा करना है, वहां भी आप गलत बता रहे थे उसको। तक का इंतजाम है और जो व्यापारी कल तक जीएसटी के फायदे बता रहे थे आज वही शटर गिरा के फरार हैं। ठीक है संजय चौधरी जी, सपा की बात करें या कीर्ति निधि जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो आप व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं इसका इंपैक्ट लोकसभा से लेकर निकाय चुनाव तक होगा।
और व्यापारी वर्ग तो आपका वोटर माना जाता है, तो ये खिसक जाएगा क्या जनाधार आपका? देखिए, हमने अपनी बहस जहां से शुरू की है मैं वहीं से उत्तर देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी आज संसद में सबके सामने मान लिया कि वो इस हैसियत में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने परिवार के और अपने कुनबे के बलबूते भारतीय जनता पार्टी को हराने की हैसियत रखते हैं। ये उन्होंने आज सार्वजनिक स्वीकारोक्ति संसद के सामने कर ली है। इसका मतलब है कि उनकी हैसियत भाजपा को हराने की नहीं है। बात नंबर 2, वो लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि उनके साथ लोग आ जाएं, लोग मिल जाएं, और उन्होंने समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ भी मिलकर ऐसी ही कोशिश की थी और कांग्रेस के साथ भी मिलकर ऐसी कोशिश की थी। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दूसरे बड़े धड़े हैं उनके साथ भी उन्होंने भाजपा को मिलकर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उनके प्रयोग असफल रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं उसका व्यवहारिक धरातल पर कोई भी असर है। और बात नंबर 3, जिसकी जीएसटी की बात हो रही है, जैसे ही ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री जी ने इसको रोकने के निर्देश दिए हैं। अगर इसमें कोई कठिनाई होगी तो उसका संशोधन करेंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि लॉ एंड ऑर्डर पर बेहतर कर रही है, व्यापारियों को आवश्यकता है कि जब बेहतर लॉ एंड ऑर्डर होगा तभी व्यापार बढ़िया होगा, तभी उद्योग अच्छे चलेंगे। तो इसके आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी जवाब दे देते हैं। निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा बेहतर करती है। और ठीक है, कीर्ति जवाब ले लेते हैं। संजय जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही बेहतर करेगी। जी ठीक है, कीर्ति जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि 72 घंटे से जो छापेमारी चल रही थी, जिसके वजह से मुख्यमंत्री के जनपद से लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके कई दिनों से अपने घरों में बैठा है, परेशान हाल है। क्यों? क्योंकि जीएसटी के दौरान अफसर सरकार के इशारे पे व्यापारियों को उत्पीड़न कर रहे हैं और लगातार हम इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं जी। उसी सवाल को सरकार ने संज्ञान लिया और व्यापारियों का उत्पीड़न रोकने का काम किया है। और हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि जीएसटी के अंदर जो प्राविधान है, जीएसटी के अंदर जो व्यवस्था बनाई गई है, जीएसटी के अंदर जो अफसरों को पावर दिए गए हैं, वो सरकार पूरी तरीके से व्यापारियों के ऊपर तानाशाही। ठीक है संजय जी, अगर सपा के आंदोलनरत होने से, सवाल उठाने से आपको और मुख्यमंत्री जी को रोकनी पड़ी ये छापेमारी, तो फिर तो कीर्ति जी का सवाल जायज है कि कुछ आपने माना होगा गड़बड़ हो रहा है। देखिए, जैसे ही यह बात संज्ञान में आई कि व्यापारियों को लगा कि ऐसी कोई स्थिति है, उसकी समीक्षा करने के लिए निश्चित रूप से 72 घंटे के लिए इसको रोका है। अगर कहीं अनियमितता है, इस प्रकार की शिकायत है, तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार जनता के बीच में है, जनता की बातों को सुनती है, उनके कष्टों के निराकरण के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, बेहतरी के लिए तत्काल प्रयास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रतिबद्ध है। और जैसे ही ये बात ध्यान में आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने करके एक कदम आगे बढ़ाया है और उस दिशा में काम किया है। लेकिन ये बताइए कि अगर आपको जीएसटी से प्रॉब्लम है तो क्या आप आने के बाद जीएसटी खत्म कर देंगे? आपका इस पर क्या विचार है? संसद के अंदर आप जीएसटी का समर्थन करते हैं, जब बहस होती है तो आप लोकसभा के अंदर आप उसके पक्ष में तर्क देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक आधार पर ठीक नहीं है। आप ही के नेता संसद में खड़े होकर जीएसटी का समर्थन करते हैं, लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं है। बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, बेहतर व्यवस्था के आधार पर, उद्योगों को अच्छी सुविधाएं देने के आधार पर नगर निगम के चुनाव में अखिलेश जी का ये कहना कि वो अकेले भाजपा को नहीं हराते, ये तय करता है कि आप दोनों के पास आएंगे में नहीं है कि और अब अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव बताइए कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, मुद्दों पर बहस होती रहेगी, लेकिन दोनों दल किस तरीके की रणनीति पर काम कर रहे हैं? 17 नगर निगम, लगभग 200 नगर पालिका, लगभग 550 नगर पंचायत, इनको जीतने के लिए क्या रणनीतियां चल रही हैं भाजपा की, सपा की, बसपा, कांग्रेस की?
हाँ देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अवधेश 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये जो निकाय के चुनाव होंगे इसको सभी दल बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, एक तरीके से सेमीफाइनल मान रहे हैं। उपचुनाव थे, उपचुनाव के नतीजे आ गए और अब ये निकाय के चुनाव हैं और 15-16 दिसंबर के बीच जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो तारीखों की घोषणा भी कर सकता है। तो जहाँ तक आपने पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारी की बात पूछी है, देखिए बीजेपी की तरफ से आप देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो स्टार कैंपेनर हैं, वो उन्होंने कमान संभाली हुई है। अब तक अगर हम कहें तो तकरीबन 15 नगर निगमों में वो जाकर जो प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं उसमें जाते हैं और करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी ने कल एक बड़ी बैठक की है पार्टी मुख्यालय पर अपने, उन्होंने 17 नगर निगम के लिए जो प्रभारी हैं वो नियुक्त किए हैं, सह प्रभारी नियुक्त किए हैं, चुनाव संयोजक नियुक्त किए हैं और कल जो बैठक हुई उसमें कहा है कि 3-3 नामों का पैनल 1 या 2 दिन में जिलों से क्षेत्र से आ जाए लखनऊ ताकि उम्मीदवारों के नाम तय हो सके। समाजवादी पार्टी ने भी ऑब्जर्वर की नियुक्ति पहले ही कर दी थी इस निकाय चुनाव के लिए, लेकिन उसके बाद जब मैनपुरी का बाई इलेक्शन आ गया तो ज़्यादातर लोग वहीं पर इन्वॉल्व हो गए, सारे लोग वहीं पर लग गए। तो फिलहाल अभी इधर 3-4 दिनों से हमें कोई बैठक दिखी नहीं है कि निकाय चुनाव को लेकर कोई बैठक हुई हो। बसपा की जहां तक बात है, देखिए बसपा में लगातार जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो नाम लेकर आ रहे हैं और पार्टी मुख्यालय पर वो बता रहे हैं कि कौन लड़ सकता है, कौन बेहतर है। कांग्रेस की अगर आप बात करें वो भी अपना स्क्रीनिंग कह रहे हैं कि हमने तो बूथ तक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई हुई है, ज़िले से स्क्रीनिंग कमेटी से नाम आएंगे और उनका जो अगर हम कहें भारत जोड़ो यात्रा की जो प्रादेशिक यात्रा है वो भी आज लखनऊ में थी और वहाँ पर भी पार्टी के नेता थे, तो तमाम सारे लोग जो टिकटार्थी हैं वो भी उसमें शामिल हुए। हर एक दल की देखिए रणनीति तो है कि हम इस निकाय चुनाव में ज़्यादा सीटें जीते, पर कौन कितना कारगर होगा, किसकी रणनीति कितनी सफल होगी और जनता को किसके वादे ज़्यादा पसंद आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही साथ AIMIM की एंट्री पर भी बात करेंगे। पसमानदा मुसलमानों की बात की जा रही है, दलितों की बात की जा रही है। सवाल यही है कि निकाय के पथ पर जो रणनीतियाँ बन रही हैं उसमें विजय रथ जो 2024 तक जाएगा उसको इम्पैक्ट पर बात करें। कीर्ति निधि जी आपके पास आ रहे हैं, ये तमाम जो मुद्दे उनकी बात तो हो ही रही है, लेकिन AIMIM भी एंट्री कर रही है। रामपुर में पसमानदा पर जो प्रयास किया था बीजेपी में उसमें इनको सफलता मिली, तो जो मुस्लिम वोट बैंक है इसको लेकर क्या समीकरण बन या बिगड़ सकते हैं निकाय में, चाहे वो साइकिल की बात हो या कमल की बात हो? देखिए रामपुर के अंदर जो हुआ वो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जाना। हम लोगों ने लगातार कंप्लेंट्स किए, हमारे उम्मीदवार लगातार कंप्लेंट करते रहे। रामपुर के अंदर जो हुआ बहुत अच्छा, ये आदत आप लोगों की कब जाएगी कि जहां हारेंगे वहां EVM में प्रशासन ही दोषी होगा? हर जगह यही होता है कि आपके साथ? EVM का सवाल मैंने नहीं उठाया, मैंने कहा EVM या सरकार या प्रशासन। मतदान के दिन लाठियां चलाते रहे पुलिस के लोग, जिस तरीके से मतदान से एक दिन पूर्व हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, हमारे उम्मीदवार की गिरफ्तारी हुई, जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं में भय की स्थिति पैदा किया वहां के प्रशासन ने और जिसका हम लगातार कंप्लेंट्स करते रहे, वो सवाल तो उठेगा। ठीक है, EVM का सवाल तो बाद में, उसके तमाम वीडियो। ओवैसी जी की एंट्री से कुछ नुकसान या फायदा होगा? AIMIM के आने से फायदा, AIMIM के आने से फायदा या नुकसान की स्थिति? देखिए राजनीतिक दल जो भी बनते हैं वो अपने ताकत बढ़ाते हैं। AIMIM लड़े, कांग्रेस लड़े, बसपा लड़े, जिसको लड़ना हो लड़े, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव, और निकाय चुनाव प्रदेश और देश स्तर पे नहीं, निकाय चुनाव लोकल मुद्दों पे होता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस जनपद से आते हैं, कई बार MP रहे हैं, कई बार उनका मेयर रहा है यहाँ, लेकिन कूड़े का पहाड़ राजघाट पे जो दूसरा पुल बना है उसके बगल में बड़ा सा तैयार हो रहा, उसके डिस्पोजल का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। पेयजल की समुचित व्यवस्था आज भी नहीं हो पा रही, सफाई आज भी गांव मोहल्लों में नहीं हो पा रही। इन तमाम सवालों को, लोकल सवालों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जो सरकार के इशारे पे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स बड़े पैमाने पे 5 गुना 10 गुना तक बढ़े हैं, जो चुनाव के वजह से स्थगित किए गए हैं, उस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है संजय चौधरी, देखिए वो मुद्दे बता चुके हैं अपने, हमारे प्रभारी, इसका काउंटर है आपके पास? देखिए यही समाजवादी पार्टी की स्थिति है कि वो शुरुआत तो करते हैं कि हम बेरोजगारी पर बात करेंगे
वो शुरुआत तो करते हैं, हम बात करेंगे व्यापारियों की, लेकिन जब उस मुद्दे पर वो पिटते हैं तो हम कहते हैं हम बात करेंगे लोकल इश्यूज की। लोकल इशू में जनता का जो सबसे पहला जो सामना होता है, उसमें आज की स्थिति आप देखिए, उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ है। समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में एक भी नगर निगम का एक भी मेयर समाजवादी पार्टी का नहीं है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि समाजवादी पार्टी की जमीनी हैसियत क्या है। देखिए, यही समाजवादी पार्टी के लोग जब पहले रहते थे तो नगर निगमों की स्थिति क्या थी। आज हालत यह है कि लखनऊ की हवा भारत के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे शहरों में लखनऊ की हवा सबसे साफ मापी गई है। ठीक है, दोनों पक्षों की दलील सुन ली। आखिरी कमेंट अनुभव आपका लेना चाहते हैं, बहुत कम वक्त बचा हुआ है। ये बताइए, जो मुद्दे दोनों मेहमान बता रहे इसी पर होगा या फिर वहां पर मामला फिर पलट जाएगा, कोई नया ही मुद्दा कूदेगा इलेक्शन में? देखिए, बिल्कुल जब चुनाव आएंगे तो मुद्दे पलट जाएंगे। और अभी तो चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों, बीजेपी के प्रवक्ता हों, दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन देखिए, जब चुनाव आता है तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस चुनाव को जीतना। फिर उसके लिए चाहे जिस मुद्दे को लाना पड़े वो मुद्दा लाया जाता है। और ख़ासतौर से अवधेश, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो फिर सब कुछ गौण हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ रहता है सीट को कैसे जीता जाए। और उसी के हिसाब से सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां अपनी रणनीति तय करती हैं। जी, और कोई भले नाम न ले, लेकिन जातीय समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। खैर, देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो निकाय को लेकर अब आखिरी चरण में रण है और इसका इम्पैक्ट 2024 तक होगा, इसलिए कमर सब कस चुके हैं। उत्तर मध्य प्रदेश में एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।